पर मतदान कांटी में सोमेंदु अधिकारी के भाई की कार पर हमला, टीएमसी पर लगाया आरोप। और पीएम मोदी का बांग्लादेश में दौरे का दूसरा दिन, मोदी ने जशोरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की, बोले मां काली दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाई। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, लॉकडाउन लगाना कोरोना का समाधान नहीं। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों ने फिर बढ़ाई चिंता, पिछले 24 घंटे में सामने आई 62,000 नए केस, 291 लोगों ने गंवाई जान। और कोरोना की चपेट में आई मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सचिन ने खुद को घर में किया होम आइसोलेट, क्रिकेटर ने ट्वीट कर दी जानकारी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जैन ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले अभी थोड़े ज्यादा हुए हैं और इसको रोकने के लिए हमने टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और इस बीच रोज 85,000 से 90,000 टेस्ट हो रहे हैं और ये देश की औसत टेस्टिंग से 5 गुना से भी ज्यादा है और इस बीच अस्पतालों में बेड अभी भी पर्याप्त मात्रा में है। हमने इसको रोकने के लिए टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अब डेली हमारे टेस्ट 85,000 से लेकर 90,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं। देश का जो एवरेज टेस्टिंग है उससे हम 5 गुने से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। आइसोलेशन भी कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं। एक टेस्ट पॉजिटिव जो आ रहा है उसको 30 लोगों को हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, सबको आइसोलेट भी कर रहे हैं ताकि इसको जल्द से जल्द कंटेन किया जा सके। प्रत्येक जी साइड में ही जो अस्पताल हैं वहाँ पर भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो मेरा सवाल पहले ये है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में क्या डायरेक्शन दिए गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट? नहीं, देखिए अभी हॉस्पिटल्स के अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स हैं। अभी भी जो ऑक्यूपेंसी है वो 20% से आसपास चल रही है, 20% ऑक्यूपेंसी है, 80% बेड खाली है और इसके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही अगर थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो हम और भी बेड बढ़ाने तो बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 500 बेड हैं, ऑक्यूपेंसी से 20 बेड के आसपास 20-25 है, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल है। लेकिन क्या गंभीर मरीज ज्यादा आ रहे हैं तो आईसीयू बेड और ऑक्सीजन? नहीं, आईसीयू बेड्स भी अभी 20% ही है। नहीं, हमने जितने भी देखिएगा एलएनजेपी में हमारे पास 300 बेड है, 300 आईसीयू है और जैसे राजीव गांधी है 500 बेड है, उसमें 300 आईसीयू है, तो बहुत बड़ी संख्या में आईसीयू बेड्स रखे गए हैं और भी जरूरत होगी तो बढ़ा देंगे। तो चिंता वाली अभी कोई बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, कमी है, देखिएगा नहीं। बेड्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी हमने कभी ऐसे कमी नहीं होने दी। जिस दिन सबसे ज़्यादा 8,600 पेशेंट आए थे तब भी हमारे पास दिल्ली के अंदर 18,500 बेड थे, जिसमें से 8,500 बेड खाली थे। और बेड्स की कमी बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी, जरूरत होगी तो हम इंक्रीज करेंगे, परंतु अभी जरूरत नहीं है। अभी ऐसा लगता है 20% ऑक्यूपेंसी, 80% खाली है, तो अभी 80% खाली है तो अभी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर हैं और पीएम मोदी आज ओराकांडी के मथुआ समुदाय के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और इस बीच ओराकांडी वो जगह है जहां मथुआ समुदाय के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं कई सालों से इस अवसर का इंतजार कर रहा था। बांग्लादेश की 2015 की यात्रा के दौरान मैंने ओराकांडी आने की इच्छा जाहिर की और अपनी इच्छा पूरी हो गई है। और इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में जब मैं गया था तो वहां मेरे मथुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह प्यार दिया। तो इस बीच विशेष तौर पर बारो माँ का अपनत्व और माँ की तरह आशीर्वाद और मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। और इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय पर्व पर भारत के आपके 130 करोड़ भाई बहनों की तरफ से आपके लिए प्रेम और शुभकामनाएं लाया हूं। और इस बीच सभी को बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर ढेरों बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर हैं और इस बीच आपको बता दें कि
उधर मुंबई के भांडुप में कोविड अस्पताल में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। बताते चले कि अस्पताल एक मॉल में देर रात आग लग गई और हादसे में कई मरीजों की मौत हो गई, जिसको लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया है। सनराइज अस्पताल भांडुप की आग में 12 लोगों की मृत्यु और 12 लोग अति गंभीर है। मुंबई पुलिस ने एफआईआर किया राकेश वाधवान परिवार के विरुद्ध में, लेकिन ये इल्लीगल अस्पताल को जिन्होंने परमिशन दी वो महापालिका के अधिकारी, फायर ब्रिगेड ने जो एनओसी दे उनके अधिकारी के विरुद्ध में एफआईआर दाखिल होना चाहिए। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने नई दिल्ली में कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अब लकवाग्रस्त हो गया है, इसलिए शरद पवार जैसे कई गैर कांग्रेसी नेता को गठबंधन का प्रमुख बनाया जाना चाहिए और इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की प्रतिक्रिया आइए सुनते हैं। देखो, वो विषय का अभी चर्चा का विषय नहीं है। सोनिया जी सक्षम है। सोनिया जी ने इतने साल रुपये का चेयरमैनशिप चला रही है और उनको मानने वाले लोग कई दल पूरे देश के उनको मानने वाले हैं और इसलिए कोई आवाज जिसको कोई संबंध भी नहीं है तो ऐसे लोग अगर इसके बारे में हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। उधर महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और इस पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री नवाब मलिक का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। लॉकडाउन के बाद पीक आया था, उससे भी अधिक हो गए। लगभग 36,000 से ज़्यादा केसेस हैं और जिसको लेके प्रशासन और सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। संडे की रात से रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक का पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ कुछ जिलों में लॉकडाउन भी है। जहाँ जहाँ पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है वहाँ किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं किया गया। महानगर पालिका क्षेत्र में भी अभी बेड उपलब्ध हैं और व्यवस्थाएं महानगर पालिका स्वयं कर रही है ताकि और ज़्यादा केसेस आएँ तो उन्हें किसी भी तरह से इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाए। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में टेस्टिंग बढ़ी है, निश्चित रूप से आंकड़े भी बढ़े हैं, लेकिन टेस्टिंग बढ़ने से आने वाले दिनों में जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, हमें उम्मीद है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि ममता दीदी की विदाई करनी है और इस पर बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। वो ममता दीदी को विदाई करने का मन है और वो आज जो मतगणना की रिपोर्ट्स भी आ रही उसमें भी वो झलक रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और ममता बनर्जी जी को जनता विदाई देगी। आज पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान जारी है और इस बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें मिल रही हैं और इस पर बीजेपी नेता अनिला सिंह की प्रतिक्रिया आई है, आइए दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में जो वोटर्स हैं वो बदलाव के लिए वोट करेंगे। असम में जो वोटर्स हैं वो जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की लगातार विकास का कार्य करती चली आ रही है उसी कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए वोट करेंगे। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि आप घर से निकलिए और वोट का बटन दबाइए, पश्चिम बंगाल के वोटर्स बदलाव के लिए और असम के वोटर्स कंटिन्यूटी के लिए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ। सोलह ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। 58,000 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब में पानी के गिरते स्तर को रोकने के लिए और डार्क जोन से निकलने के लिए बरनाला का गांव टल्लेवाल एक मिसाल साबित हो रहा है। इस बीच गांव के नौजवान सरपंच हरशरण सिंह की ऊंची सोच और पंजाब सरकार की मदद से गांव में अब एक एक पानी की बूंद दोबारा इस्तेमाल करने का कार्य शुरू किया गया है। इस बीच गांव के नौजवानों, पंचायत मेंबरों और गांव वासियों ने मिलकर गंदगी और बदबू से भरे छप्पर को खुद साफ करके आज एक झील का रूप दे दिया है। और इस बीच अब करोड़ों लीटर पानी स्टोर होगा। और इस बीच आपको बता दें कि झील में एक नमूने का आइलैंड भी बनाया गया है और पूरे के पूरे टल्लेवाल गांव में पाइपलाइन बिछाकर गांव के सारे गंदे पानी को सीचेवाल मॉडल तहत साफ करके छप्पर नुमा झील में स्टोर किया गया है। फिलहाल उसे रियूज कर खेतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਪੜ ਆ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਛੱਪੜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਇਹਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਪੜ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇੜ ਲਾਏ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸ਼ਰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੱਪੜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ सरपंच बड़ा। उधर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आजमगढ़ निवासी जियाउद्दीन की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है और इस बीच मामले में स्वाट टीम प्रभारी और उनके हमराही सिपाहियों पर हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यहाँ बता दें आपको कि शुक्रवार देर रात जियाउद्दीन के भाई की तहरीर पर अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस पहले मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी और इस बीच परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से साफ इनकार कर दिया था। बता दें कि इससे पहले मामले में स्वाट टीम प्रभारी देवेंद्र पाल सिंह और 7 सिपाही लाइन हाजिर कर चुके हैं और इस बीच दरअसल यहां स्वाट टीम आजमगढ़ जनपद से जियाउद्दीन को लेकर आई थी और आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हो गई थी और इस बीच पुलिस को जैतपुर थाना क्षेत्र में हुई एक लूट के सिलसिले में जियाउद्दीन पर शक था और इसी को लेकर स्वाट टीम ने उसे गुरुवार की रात उठाया और इस बीच बाद में उसे गंभीर अवस्था में इसी देर 1:12 पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया और कुछ ही देर बाद 1:45 पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।
5,64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए यूपी के रायबरेली से रिश्तों को कलंकित कर देने वाली घटना यहां सामने आई है। यहां लालगंज थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी ही 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और इस बात की जानकारी खुद पुलिस को बच्ची की मां ने खुद दी है और यहां पुलिस ने आरोपी बाप के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। थाना लालगंज पर एक महिला द्वारा तहरीर दी गई जिसमें उसने आरोप लगाया कि 25 मार्च की रात को 11 बजे उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसके पति ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इंस्पेक्टर लालगंज द्वारा मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पीड़िता को मेडिकल के लिए भिजवाया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई। उधर महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने छापेमारी कर 33 चोरियों को गिरफ्तार किया है। यहां आपको बता दें कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच चल रहे दूसरे एक दिवसीय मैच पर सट्टा लगाते हुए इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। पुलिस ने एक साथ तीनों जगहों पर छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 45 लाख के सामान के अलावा भारी मात्रा में विदेशी करेंसी भी बरामद की है। तो यहाँ छापेमारी को लेकर ज्यादा जानकारी पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने दी है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि MCA के गहुंजे क्रिकेट ग्राउंड में जो हमारे इलाके में आता है, देहू रोड के इलाके में, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच शुरू था। अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और इंग्लैंड के बीच था, दूसरा मैच था और इसी दरमियान सटोरियों की टीम 3 जगह पर आ चुकी थी। एक था उसके बगल की हाई राइज बिल्डिंग, दूसरी थी सामने की जो ऊंची टीला है और जंगलों में, और तीसरा था लेमन ट्री होटल पुणे शहर के। यहाँ से कुल मिलाकर लगभग 45 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है कुल मिलाकर इन तीनों जगह से, जिसमें कुल मिलाकर 33 आरोपी हिरासत में लिए गए, बड़ी संख्या में आरोपी हिरासत में लिए गए, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 हैं, हरियाणा के 13 हैं, महाराष्ट्र के 11 हैं, राजस्थान के 2 हैं, गोवा और पुर्तगाल का 1 निवासी है, उत्तर प्रदेश का 1 है और इस तरह से इसके अलावा 74 मोबाइल फ़ोन है, 3 लैपटॉप है, 1 टैबलेट है, 8 कैमरा है, हाई रेजोल्यूशन बाइनोकुलर है, 4 और स्पीकर है, 1 रोक रकम जिसे आप कैश रकम कहते हैं वो है, वो कुल 1,26,430 और विदेशी जो नोट हैं वो हैं 28,800 रुपये मूल्य के डॉलर, पाउंड और दिरहम में और फोर्ड इंडेवर।
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई पुलिस ने एक डांस बार में छापेमारी की है और कई लोगों को हिरासत में लिया है और इन सब पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने का कड़ा आरोप लगाया गया है। यहाँ जानकारी दे दी कि पुलिस ने मुंबई के बोरीवली स्थित उत्सव नाम के बार में छापेमारी कर 44 बार डांसर्स के अलावा कई ग्राहकों को हिरासत में लिया है। साथ ही लाखों का कैश भी बरामद किया है। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना की भयंकर बीमारी कोरोना का कहर ढा रही है और जिसके चलते प्रशासन ने अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। बावजूद इसके लोगों के मन में कोरोना संक्रमण का कोई डर नहीं रह गया है। आपको यहां भी बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 36,902 केस सामने आए हैं और 112 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में बेखौफ तरीके से मुंबई में डांस बार चल रहा है। तो यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में एक डांस बार में छापेमारी की है। मुंबई में कुर्ला में शनिवार सुबह एक घर में भीषण आग लग गई। घटना कुर्ला थाना के पीछे संतोषी माता मंदिर के पास की बताई जा रही है। दरअसल आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने पानी की बाल्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू न होने पर दमकल विभाग को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन आग के कारण किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। या लेंगे फिर से एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए देश में कोरोना वायरस के आंकड़े लगभग डरा रहे हैं और इस बीच हर दिन कोरोना संक्रमण के दैनिक मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। और इस बीच महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो इस बीच कई राज्यों में महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है और इस पर नियंत्रण पाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं और देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,000 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं और यहाँ 291 की संक्रमण से जान चली गई है। वहीं बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तो इस बीच उन्होंने कहा कि यह शनिवार को जानकारी दी गई। और अब जब देश कोरोना की दूसरी लहर देख रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार का मानना है कि नाइट कर्फ्यू और शनिवार और रविवार को आने जाने वाले लॉकडाउन कोरोना को रोकने में ज्यादातर असरदार साबित नहीं होते हैं। और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक कार्यक्रम में कहा कि वैक्सीनेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग से ही वायरस के स्प्रेड होने को रोका जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार टीकाकरण अभियान में और तेजी लाने पर विचार कर रही है। साथ ही टीके के लिए उम्र की सीमा घटाई जा सकती है। और इस बीच यहाँ आपको बता दें कि देश भर से इन दिनों कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को ही देश भर में कोरोना के करीब 60,000 नए केस मिले हैं। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर घातक रूप अख्तियार करती जा रही है और इस बीच संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 62,000 से अधिक नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1.19 करोड़ को पार कर चुकी है और करीब 4 महीनों बाद सक्रिय मामले 4.5 लाख के पार हो गए हैं। होली से पहले देश में 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया है। और इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र और इस बीच मध्य प्रदेश ने 5 और शहरों में रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में मार पिटाई का गंभीर मामला हमारे सामने आया है,
जहां एक कंपनी के 3 सेफ्टी गार्ड्स ने मिलकर गाड़ी मालिक और कंडक्टर की बेरहमी से पिटाई कर दी। और यहां आरोप है कि चोरी के आरोप में गार्ड्स ने दोनों को बंधक बनाकर लाठी और डंडों से पीटा, यहां तक कि दोनों पीड़ितों के हाथ के नाखून और खींच भी डाले। और इस बीच बताया जा रहा है कि कई घटनों की पिटाई के बाद एक युवक बेहोश हो गया और घटना का पता लगते ही क्षेत्रीय ग्रामीणों ने कंपनी गेट पर इकट्ठा होकर जबरदस्त विरोध किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां गाड़ी चालक ने बताया कि चोरी का शक होने के आरोप में 3 कंपनी गार्ड ने उनके साथ कई घंटे तक मारपीट की है। यहाँ से माल लेके जाते हैं, 2 बार पहले ले जा चुके हैं। तीसरी बार हमने रात शुक्ला जी को फोन करा, शुक्ला जी इधर माल है क्या अगले साइड का? शुक्ला जी ने कहा कि भाई माल है। मगा तो जी मेरी गाड़ी भगवानपुर में खाली हो रही, 10-11 बजे तक खाली हो जाएगी, मैं तुरंत कंपनी में आ जाऊंगा। कल ठीक है। हम 11 बजे यहाँ आए, खाना वाना खा, गाड़ी अंदर हुई। गार्ड ने शुक्ला जी को फोन करा, जी ये गाड़ी आ गई, कह लगे अंदर ले लो। लेने के बाद में ड्राइवर कह रहा मेरा जी कि मैं लैटरिन करने जा रहा। मैंने कि भाई चला जा, मैं यहीं खड़ा हो गया गेट पे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।